Hello students, I welcome you all in the next part of class 12 series electrostatic which is going on, and in this part we are going to cover the topic which is electric dipole. आज हम सीखेंगे डाइपोल के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, और बहुत से वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन पे हम पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती है। तो आज हम पढ़ रहे हैं डाइपोल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइपोल होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना है। तो डाइपोल देखो क्या बना है, डाई और पोल। डाई का मतलब दो और पोल का मतलब पोलैरिटी से ले सकते हैं हम। जो डाइपोल जो बनता है वो क्या होता है डाइपोल में कि दो चार्जेस होते हैं अपोजिट पोलैरिटी के, सपोज प्लस क्यू एंड वी हैव अ माइनस क्यू, और इन दोनों को एक लाइन ज्वाइन करती है। छोटी सी लाइन नहीं भी होती, मतलब कुछ डिस्टेंस होती है इनके बीच में, ठीक है। तो दो ऐसे चार्जेस जो कुछ छोटे से डिस्टेंस के ऊपर रखे हों उसे हम बोलते हैं डाइपोल। तो एक डाइपोल का एग्जाम्पल हुआ ये, ठीक है। तो देखते हैं इसका फिगर कैसे। अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, कि दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, याद रखना इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्वल का मतलब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और ऑपोजिट का मतलब पोलैरिटी ऑपोजिट होनी चाहिए। अगर वो स्मॉल डिस्टेंस से या सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल। एग्जाम्पल के लिए ये रहा माइनस क्यू, हेयर वी हैव प्लस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a, तो हमारा एक क्या बन गया है कि एक डाइपोल बन चुका है ये। ओके, तो ये डाइपोल इसे हम बोलते हैं अपने। अब डाइपोल हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं देखने के लिए वो समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में, जैसे वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो डाइपोल बनाता है। NH3, HCl, CO2, NaCl एटसेट्रा, ये क्या बनाते हैं, डाइपोल बनाते हैं। तो वाटर का मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको कैसे बनता है। यू नो दैट ऑक्सीजन होता है हमारे पास में, ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ऐसे दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। और जो एंगल बनता है बीच में वो एंगल अप्रोक्सीमेट 104.5 डिग्रीज के आसपास होता है, ये एंगल बनता है। तो देखो ऑक्सीजन हमें पता है क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसको मैं नेगेटिव बोल सकता हूँ। और जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। नेगेटिव भी हो सकते हैं बट पॉजिटिव ज़्यादातर होते हैं ये। तो अब क्या हुआ, ये पॉजिटिव आया, देखो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो इन दोनों पॉजिटिव का कंबाइंड इफेक्ट पड़ेगा बीच में। देखो ये नेगेटिव है मेरे पास ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का ये पॉजिटिव, ये दूसरे हाइड्रोजन का पॉजिटिव, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट अपने मान लेते हैं यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। और एक नेगेटिव मेरे पास ये था, एक पॉजिटिव ये था। अब देखो ये चीज़ क्या बन चुकी है, ये डाइपोल ही तो बन चुका है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। तो H2O भी क्या होता है, एक डाइपोल होता है, ठीक है। इसी तरह से NaCl है, NaCl क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है एक, उसमें एक Cl होता है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, छोटी सी डिस्टेंस होती है वैसे तो बहुत, बट है तो अपने पास, उसको कंसिडर हम कर सकते हैं दो चार्जेस के थ्रू। दो, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होने जरूरी है हमारे पास में डाइपोल बनाने के लिए। तो ये Na प्लस और Cl माइनस प्लस है, इस पर +1 चार्ज है, यहाँ पे -1 चार्ज है, तो डाइपोल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ये डाइपोल के एग्जाम्पल्स हैं, बाकी सब एग्जाम्पल्स भी डाइपोल के ही हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट अब हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसे हम कैसे लिखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले बात तो हम इसे यूज़ क्यों करते हैं, यूज़ हम करते हैं स्ट्रेंथ निकालने के लिए। कोई भी डाइपोल है उस डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूज़ कब होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, याद रखना ये, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने के लिए वी यूज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, अभी करते हैं इसकी बात। और होता कैसे है, मतलब क्या फॉर्मूला बनता है इसका, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, किसका मैग्नीट्यूड, इसका डाइपोल मोमेंट का, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्जेस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, माइनस क्यू पॉजिटिव क्यू, ठीक है। दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल होता है, जितना माइनस का चार्ज है उतना यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लेंगे अपने, यानी क्यू, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के बीच की डिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ। तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2a से, ठीक है। तो ये जो चीज़ हमारे पास बनती है इसे हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। अभी तक मैं सिर्फ इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा, मैंने सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखा है अभी तक, ठीक है। 2a याद रखना, 2a क्या चीज़ होती है, डाइपोल लेंथ। और डाइपोल लेंथ का मतलब है दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ, ठीक है। दोनों कितनी डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं
उस डिस्टेंस को हम डाइपोल की लेंथ बोलते हैं, डाइपोल लेंथ बोला जाता है। तो जो P का फॉर्मूला बनेगा दैट इज Q इंटू 2A। P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? P इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है P, एंड जो 2A है वो रिप्रेजेंट करता है डाइपोल की लेंथ को। ओके, नाउ वी हैव दिस P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A। ये फॉर्मूला था इसका। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P वेक्टर, इसके ऊपर वेक्टर लग जाएगा। अब अगर इसके ऊपर वेक्टर लगा तो यहाँ पर भी हमें क्वांटिटी को वेक्टर तो बनाना पड़ेगा, तभी तो वेक्टर आएगी वो। अब Q के बारे में हम सबको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, ये स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पे, ठीक है। और जो डिस्टेंस है, अगर तुम इसको डिस्टेंस लेके चलते हो तो डिस्टेंस तो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, बट तुम्हें इसको चेंज करना पड़ेगा वेक्टर के अंदर। 2 वेक्टर होता नहीं है, 2 स्केलर है, तो हम A के ऊपर वेक्टर लगा दिया। अब इसका फायदा क्या हो लगाने का कि जो हम डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस की जगह हम इसको एज ए डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं तभी तो वेक्टर बन पाएगा, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, और चार्ज तो वैसे ही वेक्टर नहीं है, तो चार्ज को तो हम वेक्टर बना ही नहीं सकते। अब डिस्टेंस को तो बना सकते हैं उसको अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर दें। तो ये चीज़ याद रखनी, जब आप इसको लिखोगे तो लिखते टाइम ध्यान रखना है P के ऊपर वेक्टर, और जो वेक्टर रहेगा वो A के ऊपर रहेगा, सिर्फ A के ऊपर वेक्टर रहेगा। तो ये डाइपोल मोमेंट है इन वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म के अंदर, या फिर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ओनली अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं अपने तो ऐसे लिखा जाएगा, जब इसको वेक्टर फॉर्म में हम चेंज कर लेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। नाउ डायरेक्शन देखते हैं इसकी। डायरेक्शन जरूरी है, डायरेक्शन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है इसकी। डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। तो देखो ये डायरेक्शन शो कर रखी है मैंने यहाँ पे, माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। डायरेक्शन आपको याद रख लेनी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलोगे इसको तो इसको याद रख लेना। केमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं अपने इसमें, बट वहाँ पे आई थिंक डायरेक्शन उल्टी होती है, ठीक है, वहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव ली जाती है, बट यहाँ पर डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव ली जाती है। नाउ पोलर मॉलिक्यूल्स, देखो जो भी अब डाइपोल बने हमारे पास में, वो डाइपोल क्या थे, जो हमने फर्स्ट वाले में देखा था तो उसमें यह था कि डाइपोल में कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे हम, जैसे H2O पढ़ा, HCl पढ़ा, NaCl पढ़ा हुआ, ठीक है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट है पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। याद रखना, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज के सेंटर से कोइंसाइड नहीं करता। एग्जाम्पल अपने ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला, यानी वाटर वाला एग्जाम्पल। ये ऑक्सीजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है। मैंने बताया था दिस इज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इन दोनों का अगर कंबाइंड इफेक्ट तुम बीच में लेके आओगे तो ये एक्चुअल में क्या बन गया यहाँ पे, डाइपोल ही तो बन गया यहाँ पे, ठीक है। डाइपोल बन गया, और बना कैसे, नेगेटिव और पॉजिटिव अलग हो गए, इसके अलग दिख रहे हैं अपने को साफ साफ। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव जो है कोइंसाइड नहीं करते, सेपरेटेड रहते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। तो H2 जो है ना, वो एक पोलर मॉलिक्यूल का एक एग्जाम्पल है। और जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं, ये हम बोल सकते हैं। जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल डाइपोल होते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब अगर पोलर मोमेंट होते हैं तो देखते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वो नेगेटिव चार्ज के सेंटर से कोइंसाइड करता है। देखो कोइंसाइड्स, कोइंसाइड का मतलब दोनों एक ही जगह पे आते हैं। कैसे आते हैं इसका एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ CO2 का। CO2 में क्या है, कार्बन जुड़ा होता है ऑक्सीजन से इस तरह से। ओके, अब कार्बन पता है मुझे, कार्बन के ऊपर वैलेंसी चार्ज होती है, और ऑक्सीजन का हमें क्या पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव ही होती है ऑलवेज। तो अगर मैं ये दोनों नेगेटिव लेके चलूँ तो कार्बन को यहाँ पॉजिटिव लिख सकते हैं अपने, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। नाउ इन दोनों का नेगेटिव का इफेक्ट जो आएगा कंबाइन, वो भी कहाँ आएगा, बीच में आएगा। दोनों का जो नेगेटिव इफेक्ट आएगा वो भी बीच में आएगा। अगर दोनों का नेगेटिव इफेक्ट बीच में आ गया तो देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं। डिस्टेंस नहीं है, ये तो मैंने ऊपर नीचे लिखा है बस, हैं एक ही साथ में, यानी कार्बन भी यहीं पे और उसका वो भी यहीं पे, क्योंकि ये सीधे होते हैं एकदम। ये ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन जो वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। अगर स्ट्रेट लाइन में है ये, तो ये दोनों इसी तरह पे आएंगे, पॉजिटिव भी यहीं आएगा, नेगेटिव भी यहीं आएगा। तो देखो अब क्या हो रहा है, अब कोइंसाइड कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव कोइंसाइड कर रहा है। बट वाटर के केस में क्या था, वहाँ कोइंसाइड नहीं कर रहा था, वहाँ पे थोड़ी डिस्टेंस थी। तो वो जो डिस्टेंस होती है वो उन्हें हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। जहाँ पर कोइंसाइड करते हैं दोनों तो उन्हें हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल क्या हुआ अपने पास, CO2 हुआ नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल।
ठीक है, तो अब देख लेते हैं दोनों, बस यही तो है, हाइड्रोजन वाटर बनाए हुए मैंने यहाँ पे, इनके बीच में एंगल इतना था, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है स्लाइटली, तो दोनों के बीच में दिख रही है ना, इनका जो चार्ज आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ये एंगल होता है इसमें ऑलरेडी, इसीलिए केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसका एंगल इतना ही होता है 104.5 डिग्री, तो इसलिए इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा, बीच में आएगा यहाँ पे कंबाइंड इफेक्ट, और ये नेगेटिव है यहाँ पे, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कुछ डिस्टेंस बन गई ना अपने पास, और जब डिस्टेंस बन जाती है तो वो क्या होते हैं, ये होते हैं, डाइपोल बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब ये उसका एग्जाम्पल हो गया नॉन पोलर वाले का, नॉन पोलर का एग्जाम्पल हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे और बतानी थी कि ये तो ऑलरेडी डाइपोल थे, इनको तो हमें डाइपोल बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है, बट जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अगर हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने रखा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता है अपने को क्या होता है, कहाँ से कहाँ चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट लेक्चर में हम यही कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव लाइन से नेगेटिव की तरफ, देखो एरो यहाँ लगा हुआ, तो इट मीन्स है नेगेटिव लाइन की तरफ जा रहा है ये, और निकल कहाँ से रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है ये। अब अगर ये पॉजिटिव से निकल रहा है और अगर मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया इसको, तो क्या करता है, पॉजिटिव वाला जो साइड होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है, और पॉजिटिव वाली साइड जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है, यानी नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रही है, और जो नेगेटिव वाली साइड है पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ खींचती है। तो पहले तो ये राउंड शेप में था, बट अब राउंड ना होकर ये ऐसा बन जाता है। ऐसा बनने से फायदा क्या हुआ, ऐसा बनने से दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गई। अब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अगर गैप आ जाए, कुछ सेपरेशन आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं वो क्या बन चुका है, अब एक डाइपोल बन चुका है, ठीक है। तो याद रखना, पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑलरेडी डाइपोल्स होते हैं, बट जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हैं तो वो एज अ डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, वहाँ पे आएगा ये डाइलेक्ट्रिक का काम करते हैं, क्यों करते हैं वहाँ पे देखेंगे हम। बट अभी के लिए समझ लो कि जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये डाइपोल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, क्योंकि सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो ऑलरेडी डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इनमें ऑलरेडी सेपरेशन रहता है। नाउ विल कैलकुलेट डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड का मतलब क्या हुआ, जिस तरह से एक चार्ज है अगर, तो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है तो मुझे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट चार्ज। तो उसी तरह से अगर डाइपोल रखा हुआ है तो क्या डाइपोल के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है या नहीं बनता, उसे हम डाइपोल फील्ड के अंदर बोलते हैं। अब देखो कुछ सोचने की बात पहले क्या है कि माइनस क्यू था हमारे पास एंड पॉजिटिव क्यू था हमारे पास, ये डाइपोल हो गया, और उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम डिस्टेंस है। तो अगर मैं मान के चलूँ तो देखो एक्चुअल में अपने को क्या मिल रहा है, अपने को एक्चुअल में ये मिल रहा है कि जो डाइपोल है उस पर नेट चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज जो होता है डाइपोल का वो क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, क्योंकि जितना नेगेटिव उतना ही तो पॉजिटिव है, तो डाइपोल के ऊपर नेट चार्ज तो जीरो हो गया। अब हमें पहले पता था कि अगर चार्ज है कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है। अब यहाँ पे तो नेट चार्ज जीरो हो गया, तो खुद सोचो क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनना चाहिए, यहाँ पे नेट चार्ज जीरो है, आप बोलोगे नहीं बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है और कहाँ कहाँ बनता है उसके बारे में हम अभी देखते हैं। ओके, तो दो कंडीशंस हम मेजर कर सकते हैं इसकी कि डाइपोल फील्ड में डाइपोल निकालना हो तो हमें कैसे निकाल सकते हैं। एक निकालते हैं हम जो फील्ड निकालते हैं एक्सियल लाइन के ऊपर, और दूसरा हम जो फील्ड निकालते हैं वो निकालते हैं इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, ठीक है। अब एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है वो समझ लो। ये डाइपोल है मेरे पास, माइनस क्यू पॉजिटिव क्यू, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ डैश डैश करके, और वहाँ पे मैंने अगर एक पॉइंट लिया, मतलब इस लाइन की सीध में ही मैंने अगर एक पॉइंट लिया, आगे कितनी मर्जी डिस्टेंस पे ले सकते हैं हम, तो उसे हम बोलेंगे एक्सियल लाइन के ऊपर। क्यों, क्योंकि जो ये डाइपोल की जो स्ट्रेट लाइन थी, इसी लाइन पे हमने आगे की तरफ कहीं एक पॉइंट लिया हुआ है, इसको आगे बढ़ा के यहाँ भी अगर ले सकते थे तो वो भी क्या था, एक्सियल लाइन के ऊपर। तो इसे हम बोलते हैं एक्सियल लाइन, इस लाइन को एक्सियल लाइन बोला जाता है, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है कि डाइपोल जो है उस डाइपोल का अगर जो मिड पॉइंट है, दोनों जो डाइपोल हैं उनके दोनों जो पॉइंट चार्जेस है उनका जो मिड पॉइंट रहेगा, उस मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन जाती है स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन जाती है अगर, याद रखना, उसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ओके, तो डाइपोल है सपोज मेरे पास, इस डाइपोल को मिलाने वाली लाइन को सेंटर में से एक लाइन अगर पास होती है 90 डिग्री के ऊपर, तो इसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ओके, अगर इस लाइन पे मैं कोई पॉइंट लेके चलता हूँ तो उसे बोला जाता है कि पॉइंट एट इक्वेटोरियल लाइन, और अगर मैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट लेके चलूँ, यानी इस लाइन पे अगर पॉइंट लेके चलूँ, तो उसे बोलता है पॉइंट एट एक्सियल लाइन। ओके, तो हम इन दोनों में निकालते हैं कि इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, और अगर इक्वेटोरियल लाइन पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो इन दोनों का एक्सप्रेशन हम निकालते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर हमें पॉइंट रखेंगे P, और देखते हैं उस पॉइंट के ऊपर क्या इंटेंसिटी बनती है। तो देखो वी हैव दिस डाइपोल, ये डाइपोल बना लिया मैंने, और इसकी एक मतलब इस सीध में मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे P, और जो P पॉइंट है
वो इस डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर है। ओके, ये ध्यान रखना। और बिकॉज डाइपोल की लेंथ थी 2a, तो अगर मैंने सेंटर ये बनाया तो a इस तरफ हो गया हमारे पास में, a हमारे पास इस तरफ हो गया। ओके, सेंटर से डिस्टेंस थी हमारे पास r, तो इस वाले एज से डिस्टेंस क्या रह जाएगी, इस वाले कॉर्नर से डिस्टेंस क्या रह जाएगी, कंप्लीट r थी, इसमें से ये a अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा r माइनस a। ये डिस्टेंस क्यों निकाली मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो चार्ज है अपने पास में उस चार्ज से डिस्टेंस की पता लगानी है, और जो यहाँ पर चार्ज है जो माइनस q है उसकी इस चार्ज से डिस्टेंस पता लगानी है। तो देखो सेंटर से डिस्टेंस हमारे पास r थी, और ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a, तो कंप्लीट बन जाएगा r माइनस a, यहाँ से बन जाएगा r माइनस a इधर से, और ये बन जाएगा अपने पास r प्लस a, और जो बीच की डिस्टेंस हमारे पास क्या रह जाएगी, r रह जाएगी। अब कुछ नहीं करना अपने को, इन दोनों चार्जेस के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है, फिर उनको हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखेंगे, उसके बाद जस्ट इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखो पहले अब दो चार्ज है मेरे पास, एक माइनस क्यू यहाँ पड़ा हुआ है, एक प्लस क्यू यहाँ पड़ा हुआ है, और पॉइंट यहाँ पर है। अब तो खुद सोचो कि अगर मेरे पास कोई चार्ज होता है और उस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पड़ा होता है, तो मुझे पता है यहाँ इस चार्ज के कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटेंसिटी क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसे बोलते हैं। उसका फॉर्मूला हम कर चुके हैं ऑलरेडी। क्या होता था फॉर्मूला, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता था, नहीं होता था, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास होता था फॉर्मूला। और जहाँ पे क्यू जो होता था वो क्या चीज़ थी, वो सोर्स चार्ज होती थी, सोर्स चार्ज। तो बस वो फॉर्मूला ही तो लगाना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो लगाते हैं। तो ये मैंने वही स्टेटमेंट लिखी हुई है कि एक कंसिडर किया हमने डाइपोल जिसकी लेंथ जो है वो 2a है और सेंटर O है, उसका कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट लिया हुआ है P। तो P पर जो इंटेंसिटी क्रिएट होगी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो उसको हम लिख लेंगे फॉर्मूले से। क्या बनेगा, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू K, हमारे पास K है, इनटू Q यानी सोर्स चार्ज का क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ये मैग्नीट्यूड याद रखना। तो Q आ गया सोर्स चार्ज, और डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, r माइनस है, डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, और डायरेक्शन मैंने लिख ली वैसे यहाँ पे, डायरेक्शन क्या बनेगी, अलोंग प्लस एक्स। प्लस एक्स का मतलब ये देखो, ये डायरेक्शन ये है इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। क्लियर। नेक्स्ट सिमिलरली हम देखते हैं इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। तो ये क्या होनी चाहिए, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो के की जगह पे ये आ गया क्यू, ये क्यू आ गया। मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाया क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ अभी। ओके, एंड डिस्टेंस क्या बन रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बन रही है आर प्लस ए। सो आर प्लस ए का स्क्वायर हो गया हमारे पास में। ये दोनों हमारे पास इंटेंसिटीज आ चुकी हैं। अब सोचने की बात देखो कि ये जो इंटेंसिटी है सेकंड वाले, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है माइनस एक्स। क्यों माइनस एक्स डायरेक्शन है इसकी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज की जो इंटेंसिटी होती है वो उसकी तरफ आती है, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी उससे अवे जाती है, पॉजिटिव की अवे जाती है, नेगेटिव की उसकी तरफ आती है। तो इसीलिए मैंने पॉजिटिव के केस में जो डायरेक्शन थी वो प्लस एक्स एक्सिस ली, मतलब इस तरफ ली, और जो नेगेटिव के केस में डायरेक्शन ली मैंने वो नेगेटिव की तरफ ली, यानी माइनस एक्स एक्सिस ली। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना। ये क्यों, क्योंकि आगे वाली चीज़ इसी से रिलेटेड है। नाउ अब मुझे चाहिए टोटल इंटेंसिटी। अब खुद देखो, एक की डायरेक्शन इस तरफ, एक की डायरेक्शन इस तरफ, तो मुझे टोटल चाहिए, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों को। ओके, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बट ये देखना है कि किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करें। जो ग्रेटर रहेगी उसी में से तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्या हम इनको देख के बता सकते हैं कौन सी ग्रेटर है, बता सकते हैं हम, लेकिन हम इनको देख के जरूरत नहीं है वैसे बताने की, बट आप देख सकते हो। देखो यहाँ आर प्लस ए लिखा हुआ है डिनोमिनेटर के अंदर, और जब डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू बड़ी लिखी होती है तो वो वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, छोटी होती है। यहाँ पे आर माइनस ए लिखा हुआ है, इससे कम है तो इट मीन्स ए बड़ी है, बट फिर भी हम यहाँ देख के बताएंगे ना। देखो ये जो चार्ज है, ये चार्ज की डिस्टेंस इससे इतनी है, और ये जो चार्ज है इसकी डिस्टेंस इसकी इतनी बड़ी है। अब हमें पता है जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला था वो क्या था, उसमें हमें ये दिख रहा था ना, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो अगर डिस्टेंस बड़ी है तो ई क्या होगा, कम होगा। इट मीन्स जो माइनस क्यू के कारण जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो इंटेंसिटी कम होगी, और जो प्लस क्यू के कारण जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ के इसका मतलब ये हुआ कि जो ई ये वाली है अपने पास ये ग्रेटर है। जब तुम डिफरेंस निकालेंगे हम, तो डिफरेंस अब कैसे निकालेंगे, निकालते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो देखो क्या बनेगा, ई नेट यानी रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, क्योंकि ये वाला ग्रेटर था तो इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया। अब बस वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया हमारे पास में। अब देखो ये कॉमन आ रहा है इनमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन ले लिया, साथ में क्यू भी कॉमन आ रहा है, बाकी सबको एलसीएम के लिए छोड़ दिया हमने। जब इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस का, यहाँ पे ए स्क्वायर 2ab माइनस का आएगा यहाँ पे, तो आर स्क्वायर कट जाएंगे यहाँ पे, तो 2ar और 2ar यहाँ रह जाएगा, जो मिलके बन गया 4ar।
और अपॉन में एज इट इज पड़ेगा। अपॉन में देखो यहाँ पे क्या बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर, और ऊपर ऑलरेडी दोनों का स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा। ओके नाउ अब क्या करना है, देखो ये था जो मेरे पास ये 4 था, इसको मैंने क्या लिख लिया 2a इंटू 2r लिख लिया। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि ऐसा लिखने पर देखो ये जो चीज़ बनी ना अपने पास, ये जाने पहचाने चीज़ बन गई, जिसे हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट बोलते हैं इसे। तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया डाइपोल मोमेंट p, और जो 2 था ये 2 इधर आ गया, और r एज इट इज पड़ा है, और जो अपना डिनोमिनेटर था वो एज इट इज पड़ा रहेंगे। ओके तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला बना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट विच इज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। ओके तो अब इसको हम चेंज करते हैं अगर वेक्टर फॉर्म के अंदर, तो देखो क्या होगा, ई वेक्टर आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा पी के ऊपर वेक्टर लग जाएगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ मैं कि जो डायरेक्शन है ई की, वो डायरेक्शन क्या है। देखो नेट में इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू किसकी थी, ये वाली वैल्यू ग्रेटर थी, ये वाली। अगर ये वैल्यू ग्रेटर है तो ये जिस तरफ जा रहा था ये नेट डायरेक्शन भी तो उसी तरफ होगी, तो नेट डायरेक्शन इस तरफ होगी। हमें एक चीज़ और भी पता है कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, तो इसलिए यहाँ पे कोई माइनस नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। तो यहाँ पर भी मैंने इसको वेक्टर में चेंज कर दिया, यहाँ पर भी ये वेक्टर लगा दिया सीधा। अगर ऐसा होता मेरे पास कि इसकी डायरेक्शन उल्टी होती, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होती, तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव भी यूज़ करना पड़ता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मुझे कोई नेगेटिव यूज़ नहीं किया। तो मैं यहाँ पे मुझे जो इंटेंसिटी मिल गई वेक्टर फॉर्म के अंदर वो ये बन गया अपने पास। ओके अब देखो इसका एक स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस क्या है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे जो नीचे दे रखा है हमें, वहाँ पे अगर r जो है वो वेरी वेरी मच ग्रेटर देन a होता, मतलब जो r है वो बहुत बड़ा होता, यानी डाइपोल बहुत छोटा होता या ये पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर होता, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते थे, उस कंडीशन में हम इसको नेगलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव और जब प्लस माइनस में चीज़ें होती हैं और अगर एक वैल्यू दूसरे के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो हम छोटी वाली वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम r को नेगलेक्ट, यहाँ पे a को नेगलेक्ट कर देंगे। जब a को नेगलेक्ट करेंगे हम तो क्या बचेगा यहाँ पे r स्क्वायर का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा r रेज़ टू पावर 4, और जब 4 होगा तो एक से एक पावर कट जाएगी यहाँ पे। ओके तो देखो ये 4 आ गया, इससे कैंसिल हुआ यहाँ पे, तो 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब आ गया, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, k होता है। तो मेरे पास जो फाइनल फार्मूला बना वो ये बना 2kp बाय r क्यूब। ये फार्मूला मेरे पास बना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। ओके ये ध्यान रखना है, ये अपने पास हो गया एक्सियल लाइन के बारे में।